Okay, so hello everyone. A very good afternoon to all of you. I really hope everyone is doing good and welcome to our economic class. एक बार confirm कर दीजिए if it's all good with the audio video so that we can start our class. Good evening Bhaskar, Nancy, Simran, Dikshita and also good afternoon to all our YouTube members. सभी YouTube पे जो हमें इस टाइम पे लाइव देख रहे हैं उनको भी गुड आफ्टरनून। तो आज हमारी ये सेकंड क्लास है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। नॉर्मली एक क्लास होती है पर कल नहीं हुआ था, तो आज हमने सोचा कि दो क्लासेस कर दें। तो जब जब टाइम होता है तब मेरी कोशिश होती है कि सब पढ़ा दें, खूब सारा पढ़ा दें। ओके। सुबह मैं एक चीज बता रहा था आपको इंटरेस्टिंग। तो अभी मैंने आपको बताया था मैं अपने होम टाउन आया हूँ, तो इसी घर में मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना। तो जब सबसे पहले अन अकेडमी के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो अन अकेडमी पे 2018 में मैंने ज्वाइन किया था। तो जो जो अन अकेडमी के साथ में 4-5 साल की जो जर्नी है, उसकी शुरुआत इसी घर में हुई थी और इसी रूम से उसकी शुरुआत हुई थी। तो यहीं पे बैठ के मैं सबसे पहले ऑडियो रिकॉर्ड करता था। पहले उनका उनका लाइव टीचिंग का फॉर्मेट नहीं था, तो हम लोग पहले वो ऑडियो जो आती थी ना, ऑडियो पे पढ़ाते थे। नंबर ऑफ हमें 15-15 मिनट का वीडियो बनाना होता था, विदाउट फेस वाला वीडियो था। तो वो लोग हम लोग वहां से हम लोग शुरुआत किया, वो हम लोग पढ़ाते थे। वो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ही रिकॉर्ड करनी होती थी, तो वो सब इसी घर से मैंने शुरू किया था। तो जो पढ़ाने की जो यूपीएससी में टीचिंग की जर्नी है, वो इसी घर से शुरुआत हुई है। और जब जब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से कभी कभी पढ़ाने का जब जब होता है ना, तो वो चीज मुझे बहुत याद आती है कि अरे यार, कहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी। और वहीं 5 5 साल 6 साल हो गए इन बातों को। वापस आपको बड़ा वैसा लगता है कि अरे हाँ हाँ। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड, जो सबसे पहले अन अकेडमी प्लस जब स्टार्ट हुआ था 2019 में, 1 फरवरी 2019 में शुरू हुआ था। उसका जो टाइम टेबल का बोर्ड है ना, वो मुझे आज मिला है ऊपर मेरे रूम में। पिछले 6 साल पहले मैंने एक टाइम टेबल बनाया था, क्लासेस का टाइम टेबल। उस पर लिखा हुआ है अन अकेडमी प्लस कोर्सेज, और इतने बजे ये क्लास, उतने बजे वो क्लास। बाई चांस 6 साल से वो बोर्ड कहीं ऊपर रखा हुआ था, आज मैंने वो व्हाइट बोर्ड होता है ना, आज मैंने वो व्हाइट बोर्ड उतारा। तो 6 साल के बाद भी किसी ने उसको साफ ही नहीं किया है। वो एज इट इज मेरे टाइम टेबल पूरा लिखा हुआ है वहां पे। वेरी 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 नॉस्टैल्जिक है ना। आपको फिर याद आता है पुराना समय कि अरे कहाँ कहाँ से जर्नी शुरू की थी और कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुंचे। चलिए, एनीवेज, तो ये बात तो हो गई हमारी इस घर से आपके लिए। अच्छा, कभी फुर्सत मिली ना। यस यस, आई नो भास्कर, आप 2020 में भी अटेंड करते थे। अभी आज टाइम मिला या जैसे भी होगा ना, तुमको अपने घर की फोटो मैं दूंगा। पूरा ऐसे फार्म हाउस वाली फीलिंग है यहाँ पे। जब आप अपने हाउस अपने वो बड़े बड़ी मेट्रो सिटीज छोड़ के जब आप आते हो ना, अपने अपने लोकल शहर में आते हो, तो यहाँ पापा मम्मी ने पूरा ऐसा 1000 गज का एक पूरा ऐसा बड़ा सा घर बनाया हुआ है। तो पूरा फुल लॉन है खेलने के लिए, वेजिटेबल गार्डन, ये वो पूरी सब कुछ बड़ी औसम चीजें। तो किसी दिन आपको दिखाऊंगा। व्लॉग वगैरह मैं बनाता नहीं, पर किसी दिन दिखाऊंगा। चलिए, तो आगे हैं बच्चे, शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। सो हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, चैप्टर 3 इनफैक्ट हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। चैप्टर 3 जो है आपका, दैट वाज द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हमने थोड़ा सा कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, दैट वी स्टार्टेड इन द लास्ट क्लास, लास्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हमने सबसे पहले ये बात समझी कि भाई, मैन को जो है, इंसान को पोस्ट वर्ल्ड वॉर मैन वाज ट्रीटेड एज रैशनल इकोनॉमिक क्रिएचर, है ना। सबसे बड़ा सवाल क्या है ह्यूमैनिटी का? ह्यूमन वेलबींग। सबसे जो अल्टीमेट एम है हमारा, द अल्टीमेट एम दैट वी हैव इज ह्यूमन वेलफेयर। बट करे कैसे? ह्यूमन वेलबींग चाहते तो सब है, मगर ह्यूमन वेलबींग होगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल था। इसको मेजर कैसे करना है, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। आपके लिए वेलबींग और मेरे लिए वेलबींग अलग अलग हो सकती है। इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वी हैव सीन कि देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैन एज रैशनल इकोनॉमिक क्रिएचर। इंसान जो है वो एक रैशनल इकोनॉमिक क्रिएचर है। एंड बीइंग रैशनल इकोनॉमिक क्रिएचर,
बीइंग रैशनल इकोनॉमिक क्रिएचर, वो जो डिसीजन लेता है, जो फैसला लेता है इंसान, वो बड़े लॉजिक के साथ लेता है ना। वो बड़े कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को ध्यान में रख के, किसका क्या फायदा क्या नुकसान, हर चीज का फायदा नुकसान सोच के इंसान काम करता है। ये सब हमने देखा। इंसान के बिहेवियर को स्टडी किया गया और फर्दर इंसान के बिहेवियर को स्टडी किया गया, जिससे हमें मिली बिहेवियर इकोनॉमिक्स। वी ऑल्सो लर्न दैट। सो वी हैव गॉट अ न्यू ब्रांच कॉल्ड बिहेवियर इकोनॉमिक्स। लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा है कि बिहेवियर इकोनॉमिक्स में जब हमने और फर्दर स्टडी की, we got some very interesting concepts, like for example we got the concept of what is progress। तो प्रोग्रेस क्या होती है, उसके साथ में हमने लास्ट टाइम कल अभी आज सुबह की क्लास में डिस्कस किया इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है वो भी समझा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या चीज है, दैट ऑल्सो वी अंडरस्टूड। और कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी करते करते इकोनॉमिक डेवलप, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट तो फील हो गई, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी हमारे लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, इट वाज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। ये काफी ज्यादा क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट था। तो इसमें खाली मैटर करता है इनकम कितनी है, जीडीपी, ये सब चीजें मैटर कर रही हैं, जीडीपी, इनकम एसेट्रा। तो एक कह सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ, वेल्थ क्रिएशन जो है, अगर वेल्थ क्रिएट हो रही है तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ये कॉन्सेप्ट हमने माना। लेकिन क्या उस इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ? नहीं, जरूरी नहीं है कि हर इकोनॉमिक ग्रोथ से ह्यूमन डेवलपमेंट हो, क्योंकि एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो सिर्फ जीडीपी बढ़ने से या इनकम बढ़ने से ऐसा मान लिया जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है, लेकिन क्वालिटी मिसिंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो, कोई जरूरी नहीं है। आज मैं अगर आपको बोलूं कि यार इंडिया की इकोनॉमी, आज हम करीब करीब $4 ट्रिलियन के हैं, हम ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भारत। लेकिन आज भी अगर आप देखिएगा इंडिया में 50% से ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे विच आर लिविंग इन अ पुअर लिविंग कंडीशन। तो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमने उसी लेवल पे, सेम लेवल पे हम लोगों ने हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव किया। क्योंकि अल्टीमेटली बड़ा सवाल ये था कि लाइफ सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है। सिर्फ लाइफ में पैसा कमाना वाज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, द रियल ऑब्जेक्टिव वाज द लाइफ का सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। लाइफ का सेटिस्फैक्शन अगर नहीं है तो फिर उस वेल्थ को आप क्वांटिटी वाइज तो कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन उसको डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इसमें मैटर करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसे माना जाएगा आपके यहाँ पे एजुकेशन बेटर हुई क्या, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर हुई क्या, लॉन्जिविटी, लोग कितना साल जीते हैं, तो क्या उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर हुई, क्या उनके यहाँ पे न्यूट्रिशन का लेवल बेटर हुआ, क्या लोग जो है वहां पे उनका हेल्थ बेटर हुआ, क्या लोग खुश हैं, आर दे हैप्पी, उनका हैप्पीनेस लेवल कितना है, आपके समाज में शांति कितनी है, पीस कितनी है। तो ये सब चीजें मैटर करेंगी। लेकिन ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ में पूरा मिसिंग था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट माना गया। चलिए, यूएन ने ये भी मान लिया, यूनाइटेड नेशन ने बोला कि हाँ भाई बिल्कुल मानते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वेरी एसेंशियल। बट देन कम्स अ बिगर क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन वाज हाउ टू मेजर इट। कैसे इसको मेजर कैसे करें? इसको फर्दर स्टडी किया तो हमें कॉन्सेप्ट मिला ह्यूमन डेवलपमेंट का। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट मिला। ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में सबसे जो यूएन ने एक बड़ा फैसला लिया, यूनाइटेड नेशन ने एक टीम बनाई और इसको एक्नॉलेज किया पूरी तरह से। बिल्कुल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज फुली एक्नॉलेज, इट वाज फुली एक्नॉलेज्ड बाय यूनाइटेड नेशन। टीम बनाई, उस टीम को लीड कौन किया? यूएन की टीम के लीडर कौन थे? आई टोल्ड यू द नेम्स, राइट, द महबूब अल हक। सो महबूब अल हक साहब जो थे उन्होंने, और दूसरे थे आपके लिए एंगे कॉल। तो ये दो लोगों ने जो है एक रिपोर्ट तैयार करी, इनकी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार करी इस ह्यूमन डेवलपमेंट को कैप्चर करने के लिए। और ह्यूमन डेवलपमेंट को कैप्चर करने के लिए रिपोर्ट थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR, 1990 में बनी थी। तब से लेकर के अब तक हर साल
ह्यूमन डेवलपमेंट को कैप्चर करने के लिए रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, हर साल की जाती है। बस 2021 में नहीं हुई थी कोविड के चक्कर में, अदरवाइज हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बेसिस पे, इस एचडीआर के बेसिस पे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें 3 बड़े की इंडिकेटर थे। और वो 3 इंडिकेटर कौन कौन से थे आपको मैंने बताए थे, इफ यू रिमेंबर। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैसा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके लोगों का। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI के बेसिस पे, मेजर्ड एज पर ग्रॉस नेशनल इनकम एट परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ग्रॉस नेशनल इनकम के बेसिस पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैलकुलेट किया। दूसरा, सेकंड जो था, दैट वाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो मेजर करते हैं हम लाइफ एक्सपेक्टेड एट बर्थ। और तीसरा था नॉलेज, नॉलेज वाज लेवल ऑफ नॉलेज, एजुकेशनल अटेनमेंट, कहां तक की पढ़ाई करी है। तो ये 3 बेसिस पे हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ह्यूमन डेवलपमेंट को हमने मेजर किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। इस पूरे इंडेक्स का मैंने बताया था स्कोर होता है 0 से 1। 0 मतलब कि वर्स्ट डेवलपमेंट और 1 का मतलब बेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट। अलग अलग स्कोर हैं। अगर किसी कंट्री का स्कोर 0 से 1, जिसका 0.8 से 1 के बीच में स्कोर आता है ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसे कहा जाएगा ये तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कंट्री है, उसे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाता है। अगर ये स्कोर 0.5 से लेकर के 0.79 के बीच में है तो वो फिर मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की कंट्री है। भारत इसके बीच में आता है, याद होगा आपको, पिछली बार भारत का जो स्कोर था वो 0.64 के आसपास का स्कोर था। एंड देन वी हैव लेस देन 0.49, अगर स्कोर आता है वहां पे लो ह्यूमन डेवलपमेंट मानी जाएगी। मैंने आपको बताया था कि टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं, उसमें काफी सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपने देखी। 2023-24 की रिपोर्ट भी आपको मैंने दिखाई थी। यहां तक हमने कर दिया रिकैप, सारा कुछ हमने फटाफट से रिकैप कर दिया, रिवाइज कर दिया। अब आ जाइए आगे वाली कॉन्सेप्ट पे, आ जाइए सर। हम शुरुआत करेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से। प्लीज टेल मी कि यहां तक का पॉइंट समझ में आया? एनी डाउट? देन प्लीज आस्क, लेट्स, अदरवाइज विल स्टार्ट। यस एवरीवन, ये ठीक है? ये वाला चीज जो हमने की थी दोपहर को, क्रिस्टल क्लियर? चलिए, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिहेवियर इकोनॉमिक्स की, तो मुझे एक टॉपिक याद आता है, और टॉपिक है हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। आइए जरा एक और मजेदार चीज आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं। आपने नाम सुना है, एक इकोनॉमिस्ट थे, रिचर्ड ईस्टरलिन। देयर वाज अ वेरी वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, एंड उनका नाम था रिचर्ड ईस्टरलिन। रिचर्ड एस्टलिन को कहा जाता है द फादर ऑफ हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स। अब ये क्या है सर, फादर ऑफ हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स? सर बिहेवियर इकोनॉमिक्स के और अंदर घुस गए हम, बिहेवियर इकोनॉमिक्स के और अंदर घुसे तो हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स भी हमको मिली। देखिए क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टडी इन्होंने करी थी। सर रिचर्ड एस्टरलिन जो थे, उन्होंने कहा, एज पर हिज स्टडी, एज पर हिज रिसर्च, आई शुड से, इनके रिसर्च के हिसाब से शॉर्ट रन में क्या होता है, इन द शॉर्ट रन जो आपकी हैप्पीनेस है वो आपकी इनकम के साथ वेरी करती है। शॉर्ट रन में टिल बेसिक नीड्स, टिल ह्यूमंस बेसिक नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड,
till basic needs are not fulfilled, उस केस में हैप्पीनेस जो है, उस केस में हैप्पीनेस इज गोइंग टू वेरी विद इनकम। क्योंकि अगर आपकी इनकम कम ज्यादा होती रहेगी और आप बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी जो खुशी है ना, वो भी फ्लक्चुएट करेगी। अरे यार, अभी बच्चों की फीस भरनी है, पैसा नहीं है, यू विल नॉट बी हैप्पी। घर में आज राशन नहीं आ पाएगा प्रॉपर, कल राशन आएगा, आज पैसे का प्रॉब्लम है। यू अंडरस्टैंड? जब तक आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी ना, आपकी खुशी हमेशा इनकम के डिपेंडेंट रहेगी। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो खुशी बढ़ेगी, किसी वजह से इनकम कम हो गई तो खुशी भी कम हो जाएगी। शॉर्ट रन में ऐसा होता है, हैप्पीनेस का ये रिलेशन है इनकम के साथ में, शॉर्ट रन में। लेकिन सर फिर लॉन्ग रन में क्या होगा? एक समय के बाद लॉन्ग रन में क्या हो जाता है, जब इंसान की बेसिक नीड्स पूरी हो जाए तो हैप्पीनेस विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। लॉन्ग रन में आप देखिएगा, वंस बेसिक नीड्स आर मेट और बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड, then happiness do not vary with income। ये इन्होंने थ्योरी बनाई थी और इसीलिए इसी से इन्होंने एक हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स बनाया और इनको फादर ऑफ हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जब इंसान की बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है ना, तो खुशी उसको पैसे से नहीं मिलेगी, फिर खुशी बाकी चीजों से मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना? ये इनकी थ्योरी के हिसाब से था। अब यहां पे इस चीज को जब अलग अलग जगह ट्राई किया गया, ये जो थ्योरी इन्होंने बनाई थी, ये थ्योरी इन्होंने बनाई थी यूएस के सिटीजन्स के ऊपर। ठीक है ना? जो पूरा इनका रिसर्च था, इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन यूएस सिटीजन्स। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि भाई यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री। यस और नो? यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री एंड बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री, यूएस बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री, तो जाहिर तौर पे डेवलप्ड कंट्री हम उसी को कहेंगे। किस कंट्री को डेवलप्ड कहा जाएगा? वेयर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड, वेयर द बेसिक नीड्स आर फुली मेट। जहां पे बेसिक नीड पूरी हो चुकी हैं, उसी को डेवलप्ड कंट्री कहेंगे ना। वहां के लोगों को थोड़ी समस्या है, रोटी कपड़ा मकान, ये उनकी समस्याएं नहीं, उनकी अलग समस्याएं। तो अगर मैं रिचर्ड ईस्टरलिन की थ्योरी के हिसाब से देखूं, तो यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो एज पर रिचर्ड ईस्टरलिन क्या होना चाहिए? यूएस के अंदर हैप्पीनेस लेवल शुड बी, क्या लिखूं, हाई या लो? यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हैं, तो यूएस के अंदर हैप्पीनेस का लेवल कैसा होना चाहिए? शुड बी डैश। आप बताओ, ऑप्शन है हाई या लो। यूएस में खुशी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? रिचर्ड ईस्टरलिन के हिसाब से तो हैप्पीनेस शुड बी हाई, ज्यादा लोग खुश होने चाहिए। लेकिन जब एक्चुअली में 2012 में जब फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई, दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश होती है, तो रिचर्ड ईस्टरलिन की ये थ्योरी पूरी तरह से फेल होती नजर आती है। जिस यूएसए के ऊपर इसने स्टडी किया और यूएसए के लोगों के ऊपर रिसर्च करके ये कंक्लूजन किया, उसके बावजूद भी एक पैराडॉक्स सामने आया। पैराडॉक्स क्या था? 2012 की इस पहली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से यूएस में क्या पाया गया कि डिस्पाइट 50 इयर्स ऑफ प्रोग्रेस, डिस्पाइट 50 इयर्स ऑफ striking
इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इतना पिछले 50 सालों में हम सब जानते हैं कि यूएस की इकोनॉमी ने कितना कितना प्रोग्रेस किया है। पिछले 50 साल देख लीजिए, इतना स्ट्राइकिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने के बावजूद भी जब जब सर्वे किया गया तो इस रिपोर्ट ने पाया कि हैप्पीनेस हैज नो गेन्स। हैप्पीनेस जो है हैज नॉट गेन्ड मच इन यूएसए। लोग ज्यादा खुश नहीं है यूएस के अंदर, हैज नॉट गेन्ड मच। जिस लेवल से 50 सालों में इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ, उस लेवल में, उस प्रपोर्शन में खुशी तो दूर दूर तक नहीं है। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में पाया कि यूएस के लोग जो हैं उनमें एंजाइटी लेवल ज्यादा है, उनका सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, सोशल ट्रस्ट कम हो रहा है, क्राइम ज्यादा हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के अंदर ऑल टाइम लो कॉन्फिडेंस है, तो लोग खुश नहीं है। तो इसे कहा जाता है ईस्टरलिन पैराडॉक्स। व्हाट डू वी कॉल इट? दिस इज कॉल्ड ईस्टरलिन। दिस इज कॉल्ड ईस्टरलिन पैराडॉक्स। कि जो थ्योरी थी हैप्पीनेस और इनकम की, वो पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी दिखती है यूएस के केस में। अगर कोई पूछे तो दिस इज कॉल्ड ईस्टरलिन पैराडॉक्स, और यूएस का एग्जांपल यहां पे अच्छे तरीके से फिट होता है। लेकिन भले ही ये पैराडॉक्स सामने आया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था, जिस तरह से रिचर्ड ईस्टरलिन साहब ने हैप्पीनेस को इनकम के साथ में कनेक्ट किया, उससे और बहुत सारी चीजों के लिए रास्ता निकला। फॉर एग्जाम्पल, इस हैप्पीनेस और इनकम के कनेक्शन से सामने आया ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। एक और इंडेक्स सामने आ गया, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो ये इकोनॉमिक्स जो है, हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स से ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जिसको GNH भी कहा जाता है। इसकी भी एक बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी मजेदार इतिहास है। ये हैप्पीनेस मेजर करना भी बड़ा ऐतिहासिक काम रहा है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। देखिए, जिस टाइम पे दुनिया में, जहां पे पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर्स दे वर गिविंग ओवर इंपॉर्टेंस, ये सब ओवर इंपॉर्टेंस दे रहे थे टू इनकम। सब लोग बिजी थे जीडीपी करने में। हर कंट्री का बड़ा लीडर जो है, ही वॉज टॉकिंग अबाउट, हर बड़ा लीडर वॉज बिजी टॉकिंग अबाउट इनकम बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ एंड ऑल। उस टाइम पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया निकल के आया 1970s में। जो भूटान के राजा थे, उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों ना इनकम मेजर करने से बेटर है, ही proposed rather chasing income, why not measure progress as, or yeah, in terms of happiness of the citizens। ये आइडिया किन की तरफ से आया बॉस? ये भूटान के राजा का आइडिया था कि क्यों ना इनकम छोड़ो, क्यों नहीं प्रोग्रेस को मानते कि भाई सिटीजन्स की खुशी कितनी है, तो सिटीजन्स की हैप्पीनेस के टर्म्स में मेजर कर लो। ये एक अच्छा तरीका है, और एक जीडीपी का एक अलग लॉजिकल, एक अलग बेटर ऑल्टरनेटिव है। देखा जाए तो ये हैप्पीनेस ऑफ सिटीजन्स को मेजर करना, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है, यस और नो? सिर्फ इनकम और जीडीपी की बात करोगे तो तुमको समझ में आएगी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन अगर तुम हैप्पीनेस ऑफ सिटीजन्स को स्टडी करोगे, तुमको समझ में आएगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हुई है और उससे ह्यूमंस की डेवलपमेंट कितनी हुई है। तो इन्होंने बोला रादर कि भाई ये चीज करो। हालांकि उस टाइम पे आइडिया ज्यादा लोगों ने अपनाया नहीं, लेकिन भूटान ने इस आइडिया को जरूर अपनाया।
भूटान के राजा के इस प्रपोजल के बाद 1972 में ही भूटान के अंदर इस आइडिया को अपनाया गया। आज भी भूटान में जीडीपी नहीं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मेजर की जाती है। आज भी भूटान जो है एक शांति प्रिय देश है और आज भी भूटान अपने लोगों की हैप्पीनेस के बेसिस पे सारा अपना इकोनॉमिक प्रोग्रेस को मेजर करता है। इससे फायदा क्या हुआ? ये जो हैप्पीनेस वाला जो आइडिया था, जो हैप्पीनेस का आइडिया था, इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये हुआ that it added non-material dimension. It added non-material dimension. It added non-material dimension of human life as essential part of human development. Yes or no? अब ह्यूमन डेवलपमेंट का जिक्र हैप्पीनेस मेजर करने के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपने ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हैप्पीनेस को भी पैरामीटर बना दिया, तो हैप्पीनेस तो आपका नॉन मटेरियलिस्टिक डायमेंशन है ह्यूमन लाइफ का, उसको ऐड कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप था और इसी आइडिया को आगे बढ़ाया, इसी आइडिया को कैप्चर करने के लिए स्टार्ट हुआ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। दिस आइडिया लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये जो पूरा इंडेक्स आपने बनाया, ये पूरा आइडिया है ऑफ द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH, ये पूरा का पूरा इंडेक्स तैयार किया जाता है। दिस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 4 पैरामीटर। ये 4 पैरामीटर्स करता है ये पूरा का पूरा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का आइडिया। इसका पहला पैरामीटर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को कंफ्यूज नहीं करना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग था बच्चों, इससे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा है, अब पढ़ रहे हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, अलग अलग है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को करते हैं मेजर, और ये हम मेजर करते हैं पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। इसमें हम पर कैपिटा इनकम करते हैं मेजर। दूसरा होता है गुड गवर्नेंस, दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है गुड गवर्नेंस। तीसरा पैरामीटर है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन। और चौथा है कल्चरल प्रमोशन। इट इंक्लूड्स ethical promotion में it includes ethical and spiritual values in life. ठीक है बॉस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को 4 पैरामीटर्स पे बनाया गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पर कैपिटा इनकम से मेजर किया गया। आपके यहाँ पे गवर्नेंस का लेवल कितना है, एनवायरमेंट को कितना प्रोटेक्ट करते हो, ये प्रोटेक्शन है, क्या लिख दिया भैया, इसको ठीक कर लीजिए, मेक इट प्रोटेक्शन प्लीज। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का क्या लेवल है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मतलब आप समझ लीजिए ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो भी आप डेवलपमेंट करेंगे इट हैज टू बी सस्टेनेबल तरीके से आप करें। और कल्चरल प्रमोशन आपकी ये भी प्रोग्रेस का पार्ट है।
आपकी हैप्पीनेस इस बात पे भी टिकी है कि आपकी लाइफ में कितनी एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं। तो ये 4 पैरामीटर के बेसिस पे हमने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बना दिया। इस आइडिया को और ज्यादा बूस्ट मिला। दिस आइडिया वाज फर्दर बूस्टेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ और इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ये जो पूरा आइडिया है नेशनल हैप्पीनेस मेजर करने का, दिस होल आइडिया gained much attention post evolution of बिहेवियर इकोनॉमिक्स। जब बिहेवियर इकोनॉमिक्स बन गई तो इस तरह के आइडियाज और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए और ज्यादा आ गए। यस और नो? ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, जब ये सब आइडियाज बने, जब ये सब डेवलपमेंट हुआ, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वगैरह आया, अब यहाँ पे एक बेसिक चीज आ जाती है, सर ये जो आइडिया है हैप्पीनेस का नया तो है नहीं। जो ये पूरा आइडिया है हैप्पीनेस को लेकर के, भैया ये तो हम सब जानते हैं, ये कोई हैप्पीनेस कोई नई टर्म थोड़ी है। ये तो हमारे जनरेशंस टू जनरेशंस जो है, ये तो एजेस से हम लोग इस आइडिया पे बात कर रहे हैं, राइट? हैप्पीनेस इज नॉट अ न्यू टर्म फॉर अस। हैप्पीनेस इज क्लियरली नॉट अ न्यू टर्म। हैप्पीनेस के बारे में तो सबने बात करी है। रादर this term was used by humanity for ages। कब से सभी लोग ये बात करते हैं भाई, खुशी के पीछे भागो, हैप्पीनेस के पीछे भागो। इनफैक्ट आप देखिए ना, रिलीजियस लीडर्स जो हैं, ठीक है, जितने भी रिलीजियस प्रीचर्स हैं वो भी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी बड़े से बड़े फिलोसफर्स हुए हैं वो भी यही कह रहे हैं, हैप्पीनेस के पीछे भागो। क्लियर एवरीवन? तो बात, ये टर्म नई नहीं है, ये आइडिया नया नहीं है, लेकिन इस आइडिया को इकोनॉमिक में ऐड करना, इस आइडिया को इकोनॉमी में ऐड करना, ये एक नई बात है जो बिहेवियर इकोनॉमिक्स के आने के बाद से हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स डेवलप हुई। तो हैप्पीनेस अपने आप में नई चीज नहीं है, बट द कनेक्शन बिटवीन इकोनॉमी एंड हैप्पीनेस, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और इसी कॉम्बिनेशन के को और फर्दर कैप्चर करने के लिए मैंने आपको बताया कि दुनिया की जो पहली फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, पहली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो बनी वो 2012 में हम लोगों ने बनाई थी, इस आइडिया को फर्दर कैप्चर करने के लिए। इस रिपोर्ट के हिसाब से, एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, एज पर दिस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से जो हैप्पीनेस है किसी भी इंसान की लाइफ में, जो हैप्पीनेस होती है, इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ 6 वेरिएबल्स। हैप्पीनेस इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ 6 वेरिएबल्स। ठीक है साहब? ये जो रिपोर्ट है इसमें हैप्पीनेस के 6 वेरिएबल्स बताए गए हैं, 6 चीजों पे हैप्पीनेस को डिफाइन किया गया है। पहला वेरिएबल क्या है? पहला वेरिएबल क्या है हैप्पीनेस के लिए? इट इज जीडीपी पर कैपिटा। इट इज द जीडीपी विच वी हैव पर कैपिटा। पर पर्सन कितना पैसा है? जीडीपी पर कैपिटा। दूसरी चीज, आपकी लाइफ में सोशल सपोर्ट है क्या? सोशल सपोर्ट क्या होता है? मेरी लाइफ में देयर इज समवन टू काउंट ऑन। मेरी लाइफ में कोई तो ऐसा है जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूं, जो मुझे यकीन है कि मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आएगा। तो क्या मेरे को मेरे फैमिली की, मेरे दोस्तों की, मेरी लाइफ में मेरे को सोशल सपोर्ट है या नहीं है? जिस इंसान की लाइफ में सोशल सपोर्ट है वो काफी खुश है। उसकी हैप्पीनेस का एक कारण उसकी सोशल सपोर्ट भी है। पता है कि भाई क्यों दुखी हो रहा है,
क्यों दुखी होना है ना, लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए है ना। तो जीडीपी पर कैपिटा से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपकी हैप्पीनेस का रीजन होता है। सोशल सपोर्ट आपकी हैप्पीनेस का दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर एक हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट बर्थ, तो वो भी हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करेगी। ये बहुत खास चीजें लिख लेना, ये 6 के 6 वेरिएबल लिख लेना, इन सबके ऊपर हैप्पीनेस का अमाउंट वेरी करता है। जीडीपी पर कैपिटल, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, ये भी आपके हैप्पीनेस का एक बड़ा कारण होता है। आप अपनी जिंदगी में कितने फैसले खुद अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के फैसले ले पाते हो। जेनरोसिटी, हमें अक्सर जेनरस बन के किसी को हेल्प करके भी हैप्पी लगता है, अच्छा फील होता है ना। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमको हैप्पी लगता है, अच्छा लगता है। तो जेनरोसिटी एक अनदर फैक्टर है। और छठा फैक्टर निकल के आएगा द परसेप्शन ऑफ करप्शन। परसेप्शन ऑफ द करप्शन, जहां पे करप्शन का लेवल बहुत ज्यादा है, लोग खुश नहीं है। करप्शन का लेवल कम है तो लोग भी ज्यादा खुश हैं। तो बहुत ध्यान से सोचिए और इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखो कि क्या मेरे हैप्पीनेस के लेवल पे ये 6 चीजों का फर्क पड़ता है। हाँ, पड़ता तो है सर। मेरी लाइफ में ये 6 चीजों का फर्क पड़ता है। मैं कितना पैसा कमा रहा हूं, मेरा सोशल सपोर्ट कैसे काम कर रहा है, मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेरी हेल्थ, मेरे लाइफ में चूज फ्रीडम मेरे पास कितनी है अपने लाइफ के खुद डिसीजन लेने की, मैं थोड़ा बहुत जेनरोसिटी करता हूं, किसी की हेल्प करके खुशी मिलती है क्या, और करप्शन का परसेप्शन, करप्शन ज्यादा है कम है, मैं कितना परेशान हूं करप्शन से। तो वो सब चीजें आपके हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करती हैं। बात समझ में आ रही है। और ये जो कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस एज अ कॉन्सेप्ट was further it has further more indicators। ये 6 तो वेरिएबल्स हैं, ये 6 वेरिएबल के अलावा आपकी हैप्पीनेस का जो लेवल है, आप कितने हैप्पी है, लेवल ऑफ हैप्पीनेस के भी इंडिकेटर्स हैं। लेवल ऑफ हैप्पीनेस के भी देयर आर 3 इंडिकेटर्स, 6 वेरिएबल्स और 3 इंडिकेटर। वो 3 इंडिकेटर क्या क्या है भाई, आप लाइफ को कैसे इवैल्यूएट करते हो, ठीक है, ये भी बता देता हूं, आप ये भी लिख लीजिए। द थ्री इंडिकेटर्स ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। पहला इंडिकेटर नंबर 1 इज लाइफ इवैल्यूएशंस। लाइफ इवैल्यूएशंस ये क्या चीज है, ये लाइफ इवैल्यूएशन का मतलब होता है भाई लोग अपनी लाइफ को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। मैं आपको बोलूं अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करके बताओ, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे हिसाब से क्या चीजें चल रही हैं। तुम अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करके बताओ कि तुम अपने आप को 0 से 10 कितने नंबर दोगे अपनी लाइफ को। अगर इवैल्यूएट करते हो मेरी लाइफ कैसी जी, अच्छी जी, मैं अपनी लाइफ से खुश हूं, कुछ रिग्रेट है, कुछ अच्छा करना था, कुछ अच्छा चल रहा है, अभी बहुत खराब टाइम चल रहा है। अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करो। लाइफ की इवैल्यूएशन के बेसिस पे जो सिटीजन्स हैं, द सिटीजन्स दे स्कोर देयर लाइफ, दे स्कोर देयर ओन लाइफ। अपनी खुद की लाइफ को सिटीजन्स इवैल्यूएट करते हैं और स्कोर देते हैं 0 से 10 के ऊपर। 0 मतलब बहुत बेकार लाइफ और 10 मतलब बहुत अच्छी लाइफ। तो हैप्पीनेस के इंडिकेटर है ये लाइफ इवैल्यूएशन। अगर ज्यादा लोग अच्छे नंबर दे रहे हैं तो मतलब लोग अपनी लाइफ से खुश हैं, तो उस केस में हैप्पीनेस का लेवल आपका ज्यादा मिलेगा सोसाइटी के अंदर। दूसरा, आपके पास कितने पॉजिटिव इमोशंस हैं। हम लोगों के पॉजिटिव इमोशन से भी पता लगाते हैं उनका लेवल ऑफ हैप्पीनेस, इजंट इट। आपके पास कितने पॉजिटिव इमोशंस हैं, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट। पॉजिटिव इमोशन क्या होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, आप कितना एंजॉय करते हो, आपके अंदर एंजॉयमेंट की फीलिंग कितनी है, हैप्पीनेस की फीलिंग कितनी है, कितना हंसते हो, कितना हंसी के कारण जिंदगी में है। तो पॉजिटिव इमोशंस भी आपका लेवल ऑफ हैप्पीनेस। इसी तरह से
you also have a combination of the negative emotions. आपकी लाइफ में नेगेटिव इमोशंस भी होंगे और नेगेटिव इमोशंस को भी इवैल्यूएट किया जाता है. नेगेटिव इमोशंस में सिटीजन्स के पास कितने नेगेटिव इमोशंस हैं, कितने लोग हैं हु आर वरिड, कितने लोग हैं जिनमें गुस्सा बहुत है, कितने लोग हैं जो उदास हैं, सैडनेस का शिकार है, जो अकेलेपन का शिकार है. तो नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस और लाइफ इवैल्यूएशन, ये 3 इंडिकेटर्स हैं जो किसी भी इंसान की लाइफ को इवैल्यूएट करके बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में कितना जो है लेवल ऑफ हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगा. तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से 6 वेरिएबल्स हैं हैप्पीनेस के, और 3 उस हैप्पीनेस को वेरिएबल. आप बोलोगे सर क्या फर्क है? 6 वेरिएबल वो 6 फैक्टर्स हैं. वो जो 6 वेरिएबल किए थे वो एक तरह से 6 फैक्टर थे जिनके ऊपर आपका हैप्पीनेस डिपेंड करता है. इंडिकेटर होते हैं जिनके बेसिस पे हम आपकी लाइफ की हैप्पीनेस को मेजर करते हैं. इंडिकेटर की मदद से हम चीजों को मेजर करते हैं, और फैक्टर्स वो हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है आपकी लेवल ऑफ हैप्पीनेस. समझ में आ गया ना फर्क? फैक्टर वो है जिनके ऊपर डिपेंड करती है लेवल ऑफ हैप्पीनेस, उसको मेजर कैसे करना है वो इंडिकेटर है. आर वी क्लियर? चलो बहुत बढ़िया. इसी हिसाब से बनाई जाती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. जैसे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा था, एक बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी देखें. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 जरा देखिए. 0 से 10 का स्कोर हमने अभी भी बात किया, 0 से 10 का स्कोर है. देखो दो चीजें याद रखनी, कंफ्यूज नहीं होना. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0 से 1 का स्कोर था. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में स्कोर वॉज 0 to 1. यहां 0 से 10 का स्कोर है हैप्पीनेस के हिसाब से. वर्ल्ड हैप्पीनेस में अगर इंडिया की रैंक देखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिए, इंडिया की रैंक है 126 आउट ऑफ 143 कंट्रीज एज पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. लुक एट दैट. हमारे यहां पे जो बुजुर्ग लोग हैं ना, जो ओल्ड एज है, वो अपनी लाइफ से ज्यादा खुश है. हमारे इंडिया में जो हमारी यंग एज है, हम अपनी लाइफ से खुश नहीं. हमारी लाइफ में हैप्पीनेस का लेवल कम है. हमारे देश में ओल्डर एज, जो हमारे से 1 जनरेशन 2 जनरेशन ऊपर है, वो फिर भी ज्यादा हैप्पीनेस आपको देखने को मिलती है. अगर मैं हैप्पीएस्ट कंट्री की बात करूं तो 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से इट वाज फ्रांस. फ्रांस रैंक्ड द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री बेस्ड ऑन 2024 रिपोर्ट. स्कोर था हैप्पीनेस का फिनलैंड के अंदर 7.74. वहां पे हैप्पीनेस का स्कोर कितना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा. यस, इनफैक्ट इंडिया की जो रैंक है ना, इट इज इवन लोअर देन नेपाल, बांग्लादेश एंड चाइना. इस रिपोर्ट के हिसाब से तो नेपाल, बांग्लादेश और चाइना के अंदर भी ज्यादा हैप्पीनेस का लेवल है एज कंपेयर टू इंडिया. फिनलैंड के अलावा की जो टॉप कंट्रीज हैं, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये लगभग वही कंट्रीज है मेरे भाई, लगभग वही कंट्रीज हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ऊपर थी और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ऊपर है. सबसे खराब, सबसे बेकार जहां हैप्पीनेस का लेवल है वो अफगानिस्तान और लेबनान है. भूलना नहीं, अफगानिस्तान और लेबनान को बॉटम के स्पॉट्स मिले हैं. सबसे बेकार हैप्पीनेस आपको मिलेगी अफगानिस्तान में, फिर लेबनान में आपको देखने को मिलती है. क्लियर एवरीवन? अब यहां तक बताइए. हैप्पीनेस तो इंट्रिंसिक है भास्कर भाई. हैप्पीनेस को किसी चीज के साथ जोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. हैप्पीनेस तो इंट्रिंसिक चीज होती है. हैप्पीनेस को किसी और चीज के ऊपर डिपेंड करवाओगे, रैंक 10 छोड़िए रैंक 1 आ जाएगी, तब भी हैप्पीनेस काफी डिपेंडेंट हो जाएगी. हैप्पीनेस को इंट्रिंसिक रहने दीजिए.
किसी चीज के साथ ना जोड़ें तो बेटर होगा। ठीक है बॉस। अब इसी के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और बता देता हूं। ये जो सारी हमने स्टडी करी, हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस का आइडिया, इसी से मैंने कहा ना एक नई ब्रांच बन गई, और ब्रांच है आपकी हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स। इसी इन्हीं सब स्टडीज के बेसिस पे वी गॉट अ न्यू ब्रांच कॉल्ड हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स को, कैसे आसान भाषा में डिफाइन किया जाए? अच्छा, हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स बोलूं, या आई कैन आल्सो कॉल इट द इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस, इसको ऐसा करके भी बोला जा सकता है, एक ही बात है। दिस इज अ न्यू ब्रांच ऑफ इकोनॉमी, ओके, याद रखिएगा। जैसे बिहेवियर इकोनॉमिक्स नई ब्रांच है ना, दिस इज ऑल्सो अ न्यू ब्रांच ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स की ये नई ब्रांच। ये क्या स्टडी करती है? ये हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस क्या कर रही है अल्टीमेटली? दिस ब्रांच actually studies the quantitative and क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये जो नई ब्रांच इकोनॉमिक्स की है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को स्टडी करती है, ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है बॉस। तो ये हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स को कवर करती है ह्यूमन लाइफ के, और ऊपर से इट ऑल्सो ट्राइज टू कैप्चर द हैप्पीनेस एंड ऑल्सो कैप्चर्स योर हैप्पीनेस। अब आप हैप्पीनेस को कैप्चर करोगे, दैट इज, ये क्या चीज देखती है, ये वाली ब्रांच क्या स्टडी करती है? आपका ओवरऑल लाइफ सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है? क्या है लाइफ सेटिस्फेक्शन का लेवल? कैसी है क्वालिटी ऑफ लाइफ? कैसी है क्वालिटी ऑफ लाइफ? क्या लेवल है वेलबींग का, एसेट्रा। तो इन्हीं सब चीजों को अच्छे से कैप्चर किया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, इसीलिए अलग से ब्रांच इकोनॉमिक्स की बना दी गई, इन सब चीजों को कैप्चर करने के लिए। ठीक है ना? अच्छा, ये और सबसे इंटरेस्टिंग, ये जो मैंने कहा ना कि हैप्पीनेस को कैप्चर कर रही है, ये हैप्पीनेस को कैसे कैप्चर कर रही है? हैप्पीनेस को कैप्चर करने के लिए भी हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स यूज करती है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मेजर्स हैं। सब्जेक्टिव जब ये क्वांटिटेटिवली कर रही है, क्वांटिटेटिवली उसको कैप्चर करती है, तो बेसिकली क्वांटिटेटिव में ये सब कुछ आपके वेल्थ, आपकी इनकम, ये सब चीजें भी कैप्चर कर रही है। और क्वालिटेटिव में, सब्जेक्टिव में, आपके लाइफ में कितने पॉजिटिव इमोशंस हैं, आपके लाइफ में कितने नेगेटिव इमोशंस हैं, तो ये सब चीज स्टडी कर रही है, पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस ऑफ लाइफ, एज वेल एज द क्वांटिटेटिव, द वेल्थ, इनकम, ये सब सारी चीजें करेंगी। इंटरेस्टिंग बात क्या है मालूम है? ये जो हमारी हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स है, आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स, हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स के इवोल्यूशन के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। इस हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स की वजह से इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट came closer, it came closer to other sciences। बाकी की जो साइंस हैं, बाकी की जो स्टडीज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके ज्यादा क्लोज आ गया इकोनॉमिक्स। जिसको याद है स्टार्टिंग में क्या मैंने बोला था पहले बार में,
कि इकोनॉमिक्स तो एक फेल्ड साइंस है। याद है इकोनॉमिक्स को पहले क्या क्या बोला गया था, ये तो फेल्ड साइंस है, ये तो डिप्रेस्ड साइंस है, अरे कॉमन मैन के लिए तो रिडल है। अब ऐसा नहीं रहा। जब हमने इकोनॉमिक्स को इतना ग्रो कर दिया, इकोनॉमिक्स के बिहेवियर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स तक को इवॉल्व कर दिया, तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट काफी ज्यादा क्लोज आ गया बाकी की साइंसेस जैसे कि सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के ज्यादा करीब आ गया। इनफैक्ट आप देखिएगा तो साइकोलॉजी के भी काफी क्लोज आ गया है इकोनॉमिक्स, एंड इवन अदर फिजिकल साइंसेस एंड बाकी की जो भी फिजिकल साइंसेस वगैरह हैं। तो अब ये सब्जेक्ट जो है काफी इंटरैक्टिव बन गया है। इकोनॉमिक्स इज नो मोर दैट इकोनॉमिक्स विच द कोर इकोनॉमिक यूज्ड टू बी। सो अब इसको हम डिप्रेस्ड साइंस या फेल्ड साइंस नहीं कहते, इट्स वेरी इंटरैक्टिव। इट इज कैप्चरिंग नॉट जस्ट द कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स बट बिहेवियर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और बिहेवियरल कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की वजह से इफ यू सी कि इकोनॉमिक्स इज वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिजिकल साइंसेस, है ना। इन सब चीजों को काफी सिमिलैरिटी, काफी क्लोजनेस आपको देखने को मिलती है। आर वी क्लियर विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट? यस, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, नाउ कम्स अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर यहां तक क्लियर हुआ, अगर आपको हैप्पीनेस इकोनॉमिक समझ में आई, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ में आया, ह्यूमन डेवलपमेंट समझ में आया, देन फर्दर इकोनॉमिक्स के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ये क्या कॉन्सेप्ट है? इंक्लूसिव ग्रोथ होती क्या है एंड इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ कैसी होती है? दोनों चीजों को आपको समझना चाहिए। अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट की बात करूं, एक इंक्लूसिव ग्रोथ को मैं कैसे डिफाइन करूं सिंपल लैंग्वेज में? वेल, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है द ग्रोथ प्रोग्रेस विच यील्ड्स, ऐसी ग्रोथ प्रोग्रेस विच यील्ड्स ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट्स। कोई भी ऐसी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जिससे काफी ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट्स आपको मिले। कोई भी ऐसी यील्ड, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जिसकी वजह से काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिले और ब्रॉडली काफी लोगों को बेनिफिट मिले, एंड ऑल्सो ensures the equality of opportunities, also ensures the equality of opportunities for all। पढ़ के देखो एक बार इसको, क्या लिखा है सर। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है सबको साथ में मिलके ग्रो करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लिमिटेड कुछ लोग ग्रो करें, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, सबकी प्रोग्रेस हो। तो ऐसी ग्रोथ जहां पे ज्यादा बेनिफिट क्रिएट हो, ज्यादा लोगों के लिए बेनिफिट क्रिएट हो, और जिस ग्रोथ में सभी को बराबर के मौके मिले, अपॉर्चुनिटी मिले ग्रो करने की, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। सबका साथ सबका विकास। कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, बस कीवर्ड पकड़ने हैं। ऐसी ग्रोथ हो जो ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट लेके आए, जिसमें अपॉर्चुनिटीज सबके लिए हो, यह है इंक्लूसिव ग्रोथ। सबसे पहले इस इंक्लूसिव ग्रोथ पे दिस आइडिया वाज फर्स्ट एक्चुअली फॉर्म्ड, दैट वाज वर्ल्ड बैंक। First time it was the World Bank. First time it was the World Bank in 1998 that emphasized on the concept and need
फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। सबसे पहले इन्होंने ही इंक्लूसिव ग्रोथ की जिक्र की थी वर्ल्ड बैंक ने अपनी 1998 की एक रिपोर्ट में, और उसी टाइम पे इन्होंने एक कंसेंसस पास की थी जिसको हम कहते हैं सेंटियागो, जिसको हम बोलते हैं सेंटियागो कंसेंसस। ये जो सेंटियागो कंसेंसस है, इस सेंटियागो कंसेंसस में सेंटियागो इस कॉन्फ्रेंस में सेंटियागो कंसेंसस में सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया था। अगर आपसे कोई पूछ ले एमसीक्यू में कि भाई वर्ल्ड बैंक ने कब इंक्लूसिव ग्रोथ को ऐड किया अपने एजेंडा में, तो 1998 में सेंटियागो कंसेंसस के बाद वर्ल्ड बैंक ने इंक्लूसिव ग्रोथ को अपने मेन एजेंडा में ऐड किया है। यह आपको पता होना चाहिए। जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की तो वर्ल्ड बैंक ने कहा भाई दो चीजें हैं। वर्ल्ड बैंक ने इस बात पे जोर डाला कि देखो इकोनॉमिक और सोशल इंक्लूजन दोनों जरूरी है। इंक्लूसिव ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट दे रहे थे, वर्ल्ड बैंक की इंक्लूसिव ग्रोथ में दो चीजें आती हैं। वर्ल्ड बैंक की इंक्लूसिव ग्रोथ के हिसाब से सोशल और इकोनॉमिक, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक इंक्लूजन, बोथ, सामाजिक और आर्थिक तौर पे दोनों को बराबरी लेके चलना है। सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन से इनका मतलब है। तो ये भी क्लैरिफाई कर देता हूं कि वर्ल्ड बैंक इंक्लूसिव ग्रोथ किसको मानता है, सोशल इकोनॉमिक इंक्लूजन को इंक्लूसिव ग्रोथ वर्ल्ड बैंक मानता है। जहां तक बात इंडिया की है, इंडिया में हालांकि बहुत टाइम से ऑफ कोर्स इंडिया में भी इंक्लूसिव ग्रोथ का आइडिया पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अगर आप देखिएगा इंडिया ने प्रॉपरली इंक्लूसिव ग्रोथ का आइडिया कब हम लोगों ने एक शेप दी है, प्रॉपर डिफाइन किया है। इंडिया में यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन इंडिया द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, the idea of inclusive growth was defined what exactly inclusive growth is। तो इंडिया में अगर आप देखिएगा ये जो आइडिया है इंक्लूसिव ग्रोथ का, इस आइडिया को इंडिया में डिफाइन किया गया इन 11th 5-year प्लान। जो हमारा 11th 5-year प्लान था, और हमारा 11th 5-year प्लान कब था मेरे भाई, हमारा 11th 5-year प्लान था 2007 से लेकर के 2012 में। तो 2007 से 2012 में मतलब अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो यू विल सी कि सर अभी तो क्या बोलते हैं 17-18 साल पहले, कुछ 17-18 साल पहले ही हमने इंक्लूसिव ग्रोथ को एज ऑफिशियल प्लानिंग का हिस्सा बनाया। समझ रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ पहले से थी, ये नहीं कह रहा कि मैं पहली बार इंक्लूसिव ग्रोथ की गई है। इंक्लूसिव ग्रोथ यूज्ड टू एग्जिस्ट, लेकिन ऑफिशियली इसको हमने डिफाइन किया है 11th 5-year प्लान 2007-2012 में। भारत का यहां से ऑफिशियल इंक्लूसिव ग्रोथ का प्लान शुरू होता है। इंडिया के हिसाब से इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, ये भी मैं यहां पे क्लैरिफाई करना चाहता हूं। इंडिया की टर्म्स में इंक्लूसिव ग्रोथ मींस व्हाट, इंडिया की इंक्लूसिव ग्रोथ का मेजर एम क्या है, यही समझ लो कि भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ का एम क्या है। हमारे प्लानिंग के हिसाब से, हमारे डेफिनेशन के हिसाब से हमारा एम है टू मेक बेनिफिट्स, वी वांट टू मेक बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट रीच ऑल इक्विटेबली। भारत ये चाहता है कि भारत में जो भी डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट के बेनिफिट्स सब तक पहुंचे। भारत का इंक्लूसिव ग्रोथ ये है कि जो भारत तरक्की करे, भारत में जो डेवलपमेंट हो, उसके बेनिफिट्स सभी को पहुंचाना चाहता है, इक्विटेबली पहुंचाना चाहता है। खास तौर पे स्पेशली किसको पहुंचने चाहिए बेनिफिट, स्पेशली वो बेनिफिट पहुंचने चाहिए जो हमारी डिसएडवांटेज्ड
मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी है। कौन है हमारी डिसएडवांटेज्ड मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी जो हमारी है। और कौन आते हैं इसमें, कोई बताएगा? जब जब मैं वर्ड यूज करूं ना कि इंडिया में डिसएडवांटेज मार्जिनलाइज सोसाइटी में कौन आता है, वेल दिस पर्टिकुलर टर्म इंक्लूड्स members from ST community, SC community, OBCs. It consists of women. It consists of the minorities in India. भारत में अल्पसंख्यक लोग, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो। तो हमारे इंडिया में डिसएडवांटेज्ड मार्जिनलाइज सोसाइटी में ये सब ऑप्शंस आते हैं, SC, ST, OBC, वुमेन एंड माइनॉरिटीज। तो भारत के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि भारत में जो डेवलपमेंट हो उसका बेनिफिट कम से कम इन लोगों को मिलना चाहिए, और इन लोगों को बेनिफिट मिले, इसलिए इन लोगों को बेनिफिट मिले इस पर्पस के लिए भारत में 11th 5 ईयर प्लान में, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11th 5 ईयर प्लान में इंडिया ने ऑफिशियली इंक्लूसिव ग्रोथ को अपना पॉलिसी का पार्ट बनाया। और भारत ने इस आइडिया को पूरा करने के लिए फिर बहुत कुछ किया। Once this idea was adopted as part of planning, once the idea of inclusive growth became the part of planning, India has formulated many policies. India has formulated many policies towards inclusion. समझिए इस बात को कि भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ को पूरा करने के लिए भारत ने कई सारी पॉलिसीज बनाई हैं इंक्लूजन के लिए। एक बात याद रखना है कि जो भी हम पॉलिसीज बनाते हैं, हमारी पॉलिसीज, स्पेशली अगर मैं इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करूं, हमारी पॉलिसीज के भी दो वेरिएशंस हैं सर। हमारी पॉलिसीज में भी दो वेरिएशंस आए। एक, कुछ भारत सरकार ने कुछ शॉर्ट टर्म स्टेप्स उठाए, कुछ शॉर्ट टर्म स्टेप्स थे, कुछ लॉन्ग टर्म स्टेप्स थे। पॉलिसी मेकिंग भी दो तरह से काम करती है। पॉलिसी मेकिंग शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए। जो शॉर्ट टर्म की पॉलिसीज होती हैं, ये बनाई जाती हैं फॉर इमीडिएट, फॉर सम इमीडिएट एंड एसेंशियल नीड्स, फॉर इमीडिएट एंड एसेंशियल नीड्स। अचानक से कुछ मदद करनी है, अचानक से कोई पॉलिसी सपोर्ट करना है, और कुछ बहुत ही बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म स्टेप्स उठाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें किस तरह की स्कीमें आती हैं या किस तरह की स्कीम आई इंक्लूजन के लिए मैं बोल रहा हूं, स्पेशली आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ। तो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज कौन कौन सी पॉलिसी है भारत में, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज जिनसे इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। वेल, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखिएगा तो भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं फूड एंड न्यूट्रिशन की, क्या आपको फूड एंड न्यूट्रिशन पे कोई स्कीम याद आती है जो भारत सरकार ने ये स्कीम स्टार्ट की फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ? बिल्कुल है। आप फूड न्यूट्रिशन पे आप देखिएगा तो भारत सरकार की कई स्कीम आपको याद आएंगी, चाहे वो अन्नपूर्णा योजना है, फॉर एग्जाम्पल अन्नपूर्णा योजना, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द अंत्योदया योजना, फॉर एग्जाम्पल वी हैव मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम का शुरुआत की गई जहां बच्चों को खाना दिया जाता है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी स्कूल में खाना मिलता है। इसके अलावा वी हैव गॉट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट भी हम लोगों ने पास किया। तो क्या ये शॉर्ट टर्म में जो फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके क्या भारत ने इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा दिया? बिल्कुल दिया, एब्सोल्युटली। तो इंडिया में फूड न्यूट्रिशन के लिए कदम उठाए गए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म स्टेप्स हैं, शॉर्ट टर्म इमीडिएट एसेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। अब जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन का आप देख रहे हो,
इसके अलावा और भी कई सारे शॉर्ट टर्म स्टेप्स हैं। आप दूसरा एग्जांपल लें शॉर्ट टर्म का, आप शॉर्ट टर्म स्टेप्स को ही देख रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म स्टेप्स में फूड एंड न्यूट्रिशन के अलावा आप देखिए सर, हमने हाउसिंग के लिए भी काम किया। सरकार हाउसिंग के लिए फॉर एग्जांपल लेकर के आई प्रधानमंत्री आवास योजना, लेके आई ना। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर चाहे वो ग्रामीण हो चाहे अर्बन हो, भारत सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग लेकर के आई। क्या ये शॉर्ट टर्म इंक्लूसिव ग्रोथ का स्टेप नहीं है? बिल्कुल है। तीसरी चीज यहां पे भारत सरकार ने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए की, तो एजुकेशन की फील्ड में देख लीजिए, भारत सरकार ने सर्व शिक्षा चलाया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया, ठीक है। सरकार ने इसके अलावा और भी कई सारे मॉडल स्कीम स्कूल चलाई, बहुत सारे मॉडल जो है स्कूल स्कीम चलाई, तो बहुत कुछ किया एजुकेशन के लिए, को फिक्स करने के लिए भी किया। चौथी चीज अगर आप देखिएगा, देन यू विल रियलाइज कि गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट फॉर इवन हेल्थ एंड सैनिटेशन। सरकार ने हेल्थ और सैनिटेशन के लिए भी बहुत कुछ किया। सरकार ने हेल्थ सैनिटेशन के लिए आप देखिए, आपका सबसे हम सब जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन चलाया कि नहीं चलाया? हमने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी हेल्थ सैनिटेशन को फिक्स करने के लिए। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन, हमारे पास नेशनल हेल्थ मिशन हम लोग ने बनाया। स्वच्छ भारत हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आयुष्मान भारत, हमने आयुष्मान भारत स्कीम चलाई। तो ये सारे कदम जो भारत सरकार ने उठाए हैं, ये किस चीज को डिनोट करता है? द शॉर्ट टर्म पॉलिसी स्टेप्स टुवर्ड्स inclusive growth. All of the above, they all are hinting, pointing to one thing, and that is your short term policies. These are short term policies to boost inclusive growth. मगर इसका एक ड्रॉबैक है, मालूम है क्या? कोई मुझे सोच के बता सकता है? बस आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए मैंने, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज के एग्जाम्पल दिए, सर शॉर्ट टर्म का फायदा तो आपने बता दिया, शॉर्ट टर्म का बेनिफिट तो वी हैव लर्नड, और बेनिफिट है कि लोगों की आप बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हो, लोगों की जो अभी इस वक्त पे जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा कर रहे हो। मगर कोई मुझे बता सकता है कि शॉर्ट टर्म में व्हाट आर द लिमिटेशंस? शॉर्ट टर्म स्कीम्स के साथ में चैलेंजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है? कोई बताना चाहेगा यूट्यूब पे या क्लास में? दे आर नॉट गेटिंग स्किल्स, इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी। वाह भाई वाह, क्या बात है, भास्कर तो फुल किल करने के मूड में है। दे अर्न देयर ओन फूड एंड मनी, या एब्सोल्युटली। शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है? सरकार शॉर्ट टर्म में अभी अभी सरकार 80 करोड़ लोगों को खाना मुफ्त में दे रही है। शॉर्ट टर्म में ठीक है, एक बार के लिए सरकार ने सपोर्ट कर दिया, सरकार ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म में सही है। पर लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान हो गया बॉस? ये जितनी भी शॉर्ट टर्म वाली स्कीमें है ना, इनका पहला नुकसान क्या होता है मालूम है? पहला प्रॉब्लम, पहला लिमिटेशन ये है इसका, the first big limitation is they are not financially sustainable. They are not financially sustainable. फाइनेंशियली सस्टेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार कब तक पैसा खर्च करेगी? क्या ये एक बहुत बड़ा फिस्कल बर्डन नहीं है? Isn't it a big fiscal burden on the government? Yes sir, of course. सरकार पे कितना खर्च है, कितना बोझ है इस तरह की स्कीम का? क्योंकि मोस्टली ये सब्सिडी बेस्ड है। मैक्सिमम जो शॉर्ट टर्म स्कीम्स हैं वो सब्सिडी बेस्ड स्कीम होती है, बहुत बड़ा फिस्कल बर्डन सरकार पे डालती हैं, तो फाइनेंशियली बहुत सस्टेनेबल तो ये नहीं होती। और दूसरी बड़ी समस्या क्या है ना, दे डोंट सॉल्व प्रॉब्लम परमानेंटली, दे ओनली फिक्स टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, दे ओनली फिक्स द प्रॉब्लम्स टेम्परेरी, टेम्परेली फिक्स कर देती है प्रॉब्लम को, नॉट सॉल्व इट परमानेंटली।
तो परमानेंटली कोई स्कीम को आप इसको फिक्स नहीं कर रहे हो, परमानेंटली आप जो है ये चीज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम जैसे कि तैसे है। आप 80 करोड़ लोगों को खाना तो दे रहे हो, राशन दे रहे हो मुफ्त में, अच्छी बात है, पर क्या उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? खाना तो मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कैसे खाना कमाएंगे? अगर आप उनको जॉब क्रिएट कर देते तो लोग ज्यादा स्किलफुल अगर हो जाएं, लोगों को नौकरी मिल जाए, तो अपने आप खा कमा सकते हैं, सरकार पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनको नौकरी देना एक परमानेंट सोल्यूशन है, उनको खाली मुफ्त का राशन देना एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। तो जितनी भी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, ये हमें बेसिक नीड को पूरी कर रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ऐसा नहीं कि सरकार सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिसी बना रही है, ऑफ कोर्स इस चीज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन सम स्टेप्स फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। बिल्कुल, सरकार ने लॉन्ग टर्म स्टेप्स भी उठाए, लॉन्ग टर्म कदम भी उठाए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी पॉलिसीज बनाई गई है। लॉन्ग टर्म स्टेप्स उठाते हैं सरकार टू प्रोवाइड सेल्फ डिपेंडेंस। इनका पर्पस होता है टू प्रोवाइड द सेल्फ डिपेंडेंस, टू प्रोवाइड सेल्फ डिपेंडेंस टू द बेनिफिशियरीज। तो बेनिफिशियरीज को सबसे पहले तो सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, पहली चीज। दूसरी, मेक इंक्लूजन फाइनेंशियली सस्टेनेबल। वी वांट टू मेक inclusion as sustainable, financially sustainable. We want to make inclusion financially sustainable process। तो फिर हमको तो रियल बेनिफिट मिलेगा। अगर इंक्लूजन को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बना दिया तो आपको फिर लॉन्ग टर्म में इसके गेन्स दिखाई देंगे। और तीसरा है आपका, और क्या चीज, और हाँ, इस चीज के लिए स्कीम्स भी। चलो, लॉन्ग टर्म में इंक्लूजन को आपने सस्टेनेबल बना दिया, लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया, देन यू आर एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स परमानेंटली। आपने प्रॉब्लम्स को परमानेंटली सॉल्व कर दिया, बार बार आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए जो स्कीम्स वगैरह आप देखिए, इसका एग्जांपल मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल, भारत का स्किल इंडिया मिशन सबसे अच्छा एग्जांपल है, स्किल इंडिया मिशन। अब आप क्या कर रहे हो? आप स्किल इंडिया मिशन में भारत के वर्कफोर्स की स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हो, राइट? स्किल इंडिया मिशन से आप इंडियन वर्कर्स को बना रहे, उनको स्किलफुल बना रहे हो। जब इंडियन वर्कर्स को ज्यादा स्किल्स आप दे रहे हो, दे विल गेट बेटर जॉब्स, उनको बेटर जॉब मिलेंगी, दे विल अर्न मोर, दे विल लिव लाइफ मोर कंफर्टेबली, अपने दम पे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आपने खाली उनको एक बार सपोर्ट किया, वो लॉन्ग टर्म में आपको चलते नजर आएंगे। तो लॉन्ग टर्म स्टेप्स भी उठाए गए और शॉर्ट टर्म स्टेप्स भी उठाए गए। आर वी क्लियर विद दैट? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, सोचिएगा। अगर एक क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन हो, डिस्कस द रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, डिस्कस द रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर ह्यूमन बिहेवियर का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है? डिस्कस द रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आपको मैं 10 मार्क्स के लिए देता हूं, 200 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स के अप्रोक्सीमेटली इसको लिखने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए फिर आपको क्या समझ में आया। इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, जरा सोचने वाली बात है। इसमें आप बता सकते हो कि भाई किसी भी कंट्री के, हिंट्स दे रहा हूं सिर्फ आपको, एक थोड़े से हिंट्स ये हैं कि आप यहां बता सकते हो कि भाई किसी भी कंट्री में जो अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट is not going to be can't happen only by fiscal
can't happen only by fiscal और मॉनेटरी पॉलिसी। आपको क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है? पूरी तरह से नहीं हो सकती। किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को होने के लिए और उसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, इफ यू रियली वांट टू मेक इट सस्टेनेबल, अगर किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाना है, यू हैव टू मेक इट इंक्लूसिव। आपको इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। और इंक्लूसिव कब बनेगी? जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर सोशो कल्चरल नॉर्म्स, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो डिपेंड्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वैल्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है वैल्यू सिस्टम क्या है सोसाइटी में, और सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम किस चीज पे डिपेंड करता है? किसी भी समाज का वैल्यू सिस्टम डिपेंड करता है वहां पे जो लोग हैं उनके सोशियो कल्चरल नॉर्म्स के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन द सोशियो कल्चरल नॉर्म्स, इट डिपेंड्स ऑन द सोशियो कल्चरल नॉर्म्स दैट पीपल फॉलो, सोशियो कल्चरल नॉर्म्स दैट पीपल फॉलो। ठीक है सर? तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन बिहेवियर का क्या रोल है डेवलपमेंट में? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, बिहेवियर इकोनॉमिक्स का क्या रोल है? ये क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन आए, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ बिहेवियर इकोनॉमिक्स, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। डिस्कस द रोल ऑफ बिहेवियर इकोनॉमिक्स इन डेवलपमेंट, और डिस्कस द रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कैसे भी आ जाए। पर मोटा मोटा आपको एक मैंने फ्रेमवर्क बना दिया है, इसको लिखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का काम करेगा। और इसकी के साथ में वी आर ऑल्सो डन विद द चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया है, दैट इज बेस्ड ऑन, दैट वाज ऑन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सब चीजें आपको मैंने यहां पे बताई। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 क्या होगा? अगला जो चैप्टर आपका आएगा उसमें वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। नाउ दिस वाज द बेसिक। तो पहले पहले जो चीजें हमने आपको बताई है ना, ये काफी बहुत बेसिक चीजें आपको बताई हैं। इसके बाद वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट चैप्टर में विल टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वहां पे आप जो देखेंगे उसमें आपको कोर टॉपिक्स नजर आएंगे। तो ये अगर आपने क्लास में क्वेश्चन नोट कर लिया है, सो नेक्स्ट topic or next chapter that we are going to focus upon is the evolution of the Indian economy। ये आप चाहे तो पढ़ के आ सकते हैं। जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं आपको मैंने बताया था, सो आई एम फॉलोइंग रमेश सिंह। अगर आप चाहें तो रमेश सिंह का चैप्टर 3 पढ़ सकते हैं, वो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है। इसके ऊपर आपकी अगली क्लास होगी। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा डिस्कशन होता है खत्म। आज मैंने आपकी इंडियन इकोनॉमी की 2 क्लासेस करी, कल ज्योग्राफी की 2 क्लासेस कर देंगे। कल इकोनॉमी की क्लास नहीं होगी, कल आपकी इकोनॉमी की क्लास का रहेगा ऑफ, क्योंकि आज हमने 2 क्लासेस इकोनॉमी की फिनिश कर दी हैं। ज्योग्राफी की क्लास कल नहीं हुई थी, ज्योग्राफी की क्लास आज नहीं है, इसीलिए ज्योग्राफी हमने संडे के लिए रखी है। और संडे को कल मैं 2 या 3 क्लासेस आपकी ज्योग्राफी की पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अब इवनिंग का टाइम है, थोड़ा फैमिली के साथ मैं भी टाइम स्पेंड करता हूं। तो आज के लिए आपका डन है सर, आज के लिए आपका ओवर है। ज्योग्राफी की क्लासेस कल आप नोट कर लीजिएगा। सो टुमारो वी आर गोइंग टू हैव, टुमारो इज 17 ना, हाँ 17 नवंबर को वी आर गोइंग टू हैव ज्योग्राफी क्लासेस। और कल की ज्योग्राफी क्लासेस का स्टार्टिंग वही करेंगे सुबह 10 बजे के आसपास से। तो 10 AM ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे, 10 बजे से वही शाम के 5 तक। तो 10 से 5 के बीच में 2-3 जितनी भी क्लासेस हों, उसमें हम 2-3 क्लासेस कल ज्योग्राफी की आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, प्लान इज क्लियर, प्लान इज ओके। ना तो फैमिली टाइम हम पर होगा, ना बाकी चीजें हम पर होंगी। तो ये है हमारा आपका प्लान। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जिन बच्चों ने यूट्यूब पे सुना, यूट्यूब के स्टूडेंट्स जरूर नीचे कमेंट करके बताना ये आज की क्लास कैसी लगी, डेमो लेक्चर आपको कैसा लगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, आपके कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं। सो आप जरूर हमें बताना हमारे लेक्चर के बारे में। अच्छा लगे तो लाइक करना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो कल मुलाकात होगी ज्योग्राफी के लिए, यूट्यूब पे वीडियो आएगा परसों, इकोनॉमिक्स का अगला डेमो लेक्चर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।
और एक बार मेरे क्लास के स्टूडेंट्स भी बता दें। यस, सो आई होप क्लास के स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो गया भाई, क्लास के स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो गया। इफ दैट इज सो, आई विल सी यू गाइस टुमारो ज्योग्राफी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल एनी डे, मैं तो आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं तो बहुत खुश होता हूँ नैन्सी, कहीं पे भी जाऊं मैं क्लासेस नहीं मिस करना चाहता, मैं कहीं से भी जाता हूं मैं जरूर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, चलिए, ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। कल भी पढ़ेंगे, संडे को भी खाली नहीं करेंगे, और कल ज्योग्राफी की क्लासेस आपके कवर कराएंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।